प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है बैरोमेट्रिक इक्वेशन, वायुदाब समीकरण। देखिए, मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी के आधार पर पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई के साथ दाब में होने वाले परिवर्तन की व्याख्या वायुदाब समीकरण से करते हैं। यानी वायुदाब समीकरण से हम क्या करते हैं कि ऊंचाई के साथ दाब में होने वाले परिवर्तन को हम मेजर करेंगे। किसका यूज़ करके? मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी का। वायुदाब समीकरण नियत ताप पर दाब को ऊंचाई के फलन के रूप में व्यक्त करता है। क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप में भी परिवर्तन होता है, अर्थात कमी होती है, लेकिन समताप मंडल जो है उसमें ताप लगभग नियत बना रहता है। मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी के आधार पर एक परमाणु को आदर्श गैस के जो ऊष्मागतिक गुणों की व्याख्या की थी, उसमें हमने गैस के कणों पर बाह्य क्षेत्र से अन्योन्य क्रिया के कारण जो प्रभाव होते हैं वो सब नगण्य माने थे। जैसे गुरुत्वीय क्षेत्र के कारण, चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो भी इंटरेक्शन होगा उनको हमने नगण्य माना था एक परमाणु को आदर्श गैस के ऊष्मागतिक गुणों की व्याख्या करने में। लेकिन वायुदाब समीकरण में गैस के अणुओं की गति बाह्य गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन ली जाती है। तो वायुदाब समीकरण प्राप्त करने के लिए पृथ्वी तल पर स्थित निर्देश तंत्र पर विचार करते हैं, जिसकी जेड अक्ष ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। यानी पृथ्वी तल पर हम कोई एक निर्देश तंत्र ले रहे हैं जिसकी जेड अक्ष जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर है। इस निर्देश तंत्र में ए अनुप्रस्थ काट के एक बेलनाकार वायु स्तंभ की कल्पना करते हैं। तो जैसे ये जेड डायरेक्शन है और इसमें हमें एक बेलनाकार वायु स्तंभ की कल्पना करनी है। ये बेलनाकार वायु स्तंभ है, कोई सिलेंडर है, और जिसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो ए है। ठीक है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन वायु स्तंभ में जेड ऊंचाई पर स्थित कणों की जो कुल ऊर्जा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में व्यक्त की जा सकती है। अर्थात EI इक्वल टू क्या हो जाएगा? P²/2m प्लस mg/z। यहाँ पर ये तो काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो और ये EI टोटल एनर्जी है। ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो संवितरण फलन है, पार्टीशन फंक्शन है, उस z को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? समेशन i एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा EI। अब इसमें बीटा का मान रख दीजिए। बीटा का मान होता है 1/kT। तो समेशन i एक्सपोनेंशियल माइनस EI/kT। अब हम क्या करेंगे? जो समीकरण नंबर 2 है इसमें हम EI का मान रख देंगे। तो EI का मान रख दीजिए, तो पार्टीशन फंक्शन क्या आ जाएगा? ये तो z इक्वल टू समेशन i एक्सपोनेंशियल माइनस P²/2mkt इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/kt। ठीक है। त्रिसम सीमाओं में हम योगफल को क्या करेंगे? समाकलन में चेंज कर देंगे। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? z इक्वल टू 1/i इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस P²/2mkt इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/kt dx dy dz dpx dpy dpz। ठीक है। जहाँ पर i क्या होगा? i जो है dx dy dz dpx dpy dpz। ठीक है। जैसे हमने पिछले टॉपिक में किया था सेम उसी प्रकार होगा। या 1/i इंटीग्रेशन dx dy, इनको एक साथ ले लीजिए। इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस mgz/kt dz इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस Px²/2mkt dpx इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस Py²/2mkt dpy इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस Pz²/2mkt dpz। यानी हमने क्या किया है कि सभी को सेपरेट कर लिया है।
इधर तो डी एक्स डी वाई हो गया, डी जेड इसमें नहीं है क्योंकि एक जेड का फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और है, तो ये इसके साथ में आएगा इंटीग्रेशन के साथ में। फिर हमने क्या किया, पी स्क्वायर का मान रख दीजिए, कौन सा, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर, तो ये 3 पद और आ जाएंगे, तो ऐसे इसको सबको सेपरेट कर लीजिए, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई है वो है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए, वायु स्तंभ का जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्र है वो ए है, क्या हो जाएगा, डी एक्स डी वाई। और ये जो पद है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी एक्स, इसी प्रकार ये जो पद है इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी वाई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m के टी डी पी जेड। इन तीनों का जो इंटीग्रेशन है वो मानक समाकलन से हम हल करेंगे, तो उसका मान कितना आता है, 2 पाई एम के टी की पावर 1/2। ठीक है, तो तीनों का मान बराबर है, तो ये मान उठाकर इसमें रख देंगे और इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई के स्थान पर ए रख देंगे, तो इक्वेशन आ जाएगा हमारे पास ये, z इक्वल टू ए अपॉन आई ब्रैकेट 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 इंटीग्रेशन 0 से इन्फाइनेट एक्सपोनेंशियल माइनस एम जी जेड अपॉन के टी डी जेड, ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जो लिमिट है 0 से इन्फाइनेट हो जाएगी, क्योंकि z की जो सीमाएं हैं वो 0 से इन्फाइनेट के बीच में। अब क्या करेंगे, इस समाकलन को हल कर लेंगे और हल करने के बाद इसको मान रखेंगे, तो z जो हमें प्राप्त होगा ए के टी अपॉन आई एम जी इंटू 2 पाई एम के टी की पावर 3/2, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसको नाम दे समीकरण नंबर 3। अब देखिए कि कला निर्देशांकाश में किसी कला कोष्टिका में उपस्थित कणों की जो संख्या होती है वो कितनी है, एन आई इक्वल टू एन अपॉन जेड एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा ई। ये कहाँ से लिया इक्वेशन, मैक्सवेल वोल्टेजमान सांख्यिकी से। अब देखिए यहाँ पर डी की पावर 6n यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें 6 जो है इंटीग्रेशन होते हैं, 3 होंगे तो d3n और इसमें कितने 6 हैं, तो इसलिए d6n लिखा है यहाँ पर। अब इसमें क्या करेंगे, पार्टीशन फंक्शन z का मान रख देंगे और e का मान रखेंगे और i के स्थान पर हम लिख देंगे dx dy dz dpx dpy dpz, तो ये हमारा ये पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, क्या करना है, एक तो z का मान रख दीजिए, यहाँ पर ei का मान रखेंगे, तो ये 2 पद प्राप्त हो जाएंगे और i जो ऊपर चला जाएगा, ये जो i है क्योंकि इसमें z नीचे ऊपर चला जाएगा, तो i को वापस रख दीजिए dx dy dz dpx dpy dpz। ठीक है, तो ये वाला पद हमें प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये d3n यानी 3 को हमने सॉल्व कर लिया है, ये जो पद हैं एक्सपोनेंशियल माइनस पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी, इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल माइनस पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m के टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m के टी इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m के टी, और इसके साथ में डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, तीनों का अलग अलग करेंगे, हल कर लेंगे। ठीक है, तो एक तो यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से देखिए ठीक है, तो इसको हल करेंगे तो ये आ गया 2 पाई एम के टी की पावर 3/2 और बाकी 3 इंटीग्रेशन इसमें बच जाएंगे, ये वाला पद ऐसे कैसे रह जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा d3n इक्वल टू एन एम जी अपॉन ए के टी
इंटू 2πm के टी की पावर -3/2 एक्सपोनेंशियल -mgz अपन के टी dx dy dz इंटू 2πm के टी की पावर 3/2। ये क्वेश्चन आ गया। 3 इंटीग्रेशन सॉल्व कर लिए तो यहाँ पर रह गया अब d3n। 6 थे, 3 को सॉल्व कर लिया है तो 3 रह गया, तो यानी d3n यहाँ पर आ जाए। आगे देखिए, या d3n इक्वल टू एन एम जी अपन ए के टी एक्सपोनेंशियल -mgz अपन के टी dx dy dz। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है, स्मॉल n इक्वल टू d3n अपॉन dx dy dz। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन 4 से, देखिए ये बराबर हो जाएगा एन एम जी अपॉन ए के टी एक्सपोनेंशियल -mgz अपॉन के टी। चूंकि हम जानते हैं कि पी वी इक्वल टू क्या होता है एन के टी, या पी इक्वल टू स्मॉल एन के टी। ठीक है, तो P इक्वल टू इसमें स्मॉल n का मान रख दीजिए, क्या हो जाएगा KT से ये KT कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा P इक्वल टू कैपिटल N mg अपॉन ए एक्सपोनेंशियल -mgz अपॉन KT, या P इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल -mgz अपॉन KT। ठीक है, तो ये जो है पद आ गया, प्रेशर है ये, और किसकी फॉर्म में, Z की फॉर्म में। तो ये रिप्रेजेंट करेगा ऊंचाई के साथ दाब में होने वाले परिवर्तन को। ठीक है, यहाँ पर ये जो P नॉट है वो किसके बराबर है, कैपिटल N mg अपॉन ए। तो ये जो रिप्रेजेंट करेगा वो कब रिप्रेजेंट करेगा, जब Z इक्वल टू 0 हो, यानी पृथ्वी की सतह पर दाब को व्यक्त करता है। और ये जो समीकरण है ये वायुदाब समीकरण कहलाता है। और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि नियत ताप T पर जो दाब है वो ऊंचाई के साथ चरघातांकीय रूप से घटता है, यानी एक्सपोनेंशियली रूप से घटता है। ठीक है, अगर समीकरण 5 का लॉग लें तो क्या हो जाएगा, लॉग P इक्वल टू लॉग P नॉट माइनस mgz अपन KT। किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पर ज्ञात करेंगे तो log P1 इक्वल टू लॉग P नॉट माइनस mgz1 अपन KT। अब किसी दूसरी पोजीशन पर ज्ञात कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, log P2 इक्वल टू लॉग P नॉट माइनस mgz2 अपन KT। दोनों का अंतर निकाल लीजिए, log P1 माइनस log P2 इक्वल टू mg अपन KT z2 माइनस z1, या log P1 अपॉन P2 माइनस mg अपॉन KT z2 माइनस z1। तो ये जो इक्वेशन है वो दाब में होने वाले परिवर्तन को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो समीकरण जो 5 है उसके अकॉर्डिंग अगर हम P और Z में ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये जो ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियल ग्राफ हमारे पास इस प्रकार प्राप्त होता है। और जो log P और Z में अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो इस प्रकार की ये स्ट्रेट लाइन हमें प्राप्त होगी, और जिसका स्लोप है, ढाल है, वो होगा mg अपॉन KT। ठीक है, तो ये वायुदाब समीकरण है, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद।